बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांगर साहब और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। हमने महाराष्ट्र के चुनाव पर खूब बात की। एक मुद्दा भी रह गया, इसकी जरा कुछ डिटेल आई है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। महाराष्ट्र के चुनाव में, अच्छा इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इतना खुलकर कि किसी एक वर्ग का वोट दिलाने के लिए बाकायदा समर्थन की चिट्ठियां जारी हों, मुसलमानों का वोट महाआघाड़ी को मिले। इसके लिए अलग अलग तंजीमों ने, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग संगठन, इन सब ने बाकायदा पहले अपने बीच में बैठकें की। उसके बाद चिट्ठी, कुछ अगर कुछ शर्तें हैं तो शर्तें सामने रखी, शर्तें मनवाई और उसके बाद समर्थन का पत्र जारी किया और दूसरी ओर से लिखित में लिया भी कि हाँ, हम आपकी शर्तों पर हम लोग सहमत हैं और आपका समर्थन हमारे लिए बड़ा काम का है। ये सब कुछ वहां पर हुआ है और इस लेवल पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो बीजेपी इसको लोकसभा चुनाव के बाद से वोट जिहाद कह ही रही है, अभी भी लगातार कह रही है और अब वो ये सब गिना रही है कि आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। और उसकी उम्मीद है कि जितनी ये बातें मुस्लिम समर्थन लेने की महायुति के लोग, महाआघाड़ी के लोग करेंगे, उतना उसको फायदा होगा। अपने आप हिंदू उसके कैंप में एकजुट होगा, कंसोलिडेट होगा। अब कुछ जो डिटेल आई है उसमें बाकायदा कई मुस्लिम संगठनों के नाम जारी किए गए हैं कि किस किस इस्लामिक बॉडी ने महाविकास आघाड़ी को, मतलब उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी की पार्टियों को समर्थन दे दिया है। इसकी ज्यादा डिटेल देवेंद्र के पास है, एक बार देवेंद्र बताएंगे। ये मतलब क्लियर है कि अब खुलकर कई बोर्ड्स जो है उन्होंने समर्थन किया। हाँ सर, और उसमें अलग अलग बॉडी, चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, तो उसमें कम से कम महाराष्ट्र में 6 से 7 बॉडी ऐसे हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। और उसमें अगर आप नाम लेकर देखें, चाहे उलेमा बोर्ड हैं या दूसरा केस अगर आप देखें जो कि ज़्यादा चिंताजनक है कि एसडीपीआई के कैंडिडेट्स को भी जिस रूप में खुले तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है। आपने जो भेजी डिटेल वो है मेरे पास। मैं 5 महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ केवल, तो एक ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है। अच्छा, इसके बारे में कल एक व्यक्ति ने इंटरव्यू में ये कहा कि ये मुझे इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, वैसे ये एग्जिस्ट नहीं करती जमीन पर। इंटरेस्टिंग बात है ये। एक मराठी मुस्लिम सेवा संघ है, ये दे रहा है संगठन। इसने 180 एनजीओ के साथ जो है वो नेटवर्किंग करके और फिर वो और सारी सीटों के लिए, जहाँ पे महागठबंधन इनसे लड़ रहा है, इन सारी सीटों के लिए इस पर किया गया है। और तीसरी चीज़ अगर इसमें देखें तो इस पर जो जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम ग्रुप के अलावा जो स्कॉलर हैं उनके, वो भी खुले तौर पे महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि एमआईएम ने एसडीपीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो कि अजहर तंबोली हैं, और बदले में एसडीपीआई ने एआईएम को किया। और ये चीज़ इसमें ये भी दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला केस हो जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। इससे पहले आपने तेलंगाना में देखा ये चीज़, केरला में आपने देखा कि वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जमीयत उस्लिमा प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट में किस तरह से लगी हुई है, वो लेफ्ट के सीएम वो इस बात को कह रहे हैं। झारखंड का उदाहरण आप उठा के देख रहे हैं, तो ये हर जगह ये चीज़ हो रहा है। एसडीपीआई वाली बात बहुत संगीन बात है, मतलब पीएफआई की पेरेंट बॉडी है ना एसडीपीआई, और पीएफआई को आपने बैन कर रखा है टेरर केसेस में। बिल्कुल, और उसको आप इस तरह से इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, बदले में सपोर्ट भी ले रहे हैं। और सशर्त है, मतलब हमने उलेमा बोर्ड का जो वो चिट्ठी समर्थन वाली 17 पॉइंट्स पे है। और अभी देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो महाराष्ट्र के अंदर 4 दिन रहे संगठन की बैठक देखने के लिए। उनके साथ तेलंगाना के कई बड़े मुस्लिम लीडर्स जो वहाँ जो बड़े एनजीओ चलाते हैं, बड़े मुस्लिम लीडर्स से वो मुंबई आए थे और रेवंत रेड्डी की मीटिंग कराई गई है वहाँ पर। और वो मुस्लिम लीडर्स महाराष्ट्र के अंदर, ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज दे रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी जिस तरीके से हम लोगों के लिए वहाँ मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो वही समर्थन और सपोर्ट आपको मिलेगा जो तेलंगाना में हमें मिल रहा है। और बाकायदा रेवंत रेड्डी इस बात की गारंटी दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को अपने फोन पर या पर्सनली मीटिंग के अंदर कि आप महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए। तेलंगाना में हम जितना सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को, उतना ही सपोर्ट हम महाविकास आघाड़ी की सरकार आने पर करेंगे। आपको कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के कैंडिडेट को मदद करना है। तो रेवंत रेड्डी तो इस एजेंडे में लगे हुए मुख्यमंत्री के रूप में। बंबई में 4 दिन से बैठे हुए, तो सारे मुस्लिम लीडर से वो बैठक कर रहे हैं वहां पर। तो ये घोषित तरीके से है कि अब जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को एक तरफ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बटो मत, उनको भी कहा जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी में, ओवैसी की पार्टी में या वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बटिए मत, एक तरफा वोट आप हमें कीजिए। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, बीजेपी इससे परेशान है या बीजेपी को लगता है कि हमारे फेवर में काम नहीं? बीजेपी के लिए तो फेवर वाली बात है, क्योंकि इस तरह की अगर मैसेजिंग अगर हो रही हो, नुकसान वहां पे हो जाता है। जैसे वोट जिहाद वाला जो केस टर्म यूज किया जाता है, तो वैसी सीटों पर जरूर ये नुकसान होता है बीजेपी के लिए। जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आप देखें तो कई सीटों पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर अधिकांश विधानसभा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट का लीड ज्यादा रहा, लेकिन माइनॉरिटीज बहुल कुछ विधानसभा सीटें ऐसी थी, 1 या 2, जिसमें मार्जिन और गैप इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो वहां तो नुकसान है, लेकिन ओवरऑल बीजेपी के पॉलिटिक्स को देखें
तो उनको ये सूट करता है, क्योंकि बाकियों को कास्ट के बजाय वही एक रहेंगे वाला नारा ज्यादा फिट बैठ जाता है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस में आपसे जिक्र कर रहा था, उन्होंने इंटरव्यू में हमें देते हुए जो इंटरव्यू दिया उसमें इसका जिक्र किया है कि इतने लोग अगर मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी के लिए, तो हमारे पक्ष में इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, सुनिए। कि इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि ये जितना वोट जिहाद की बात करेंगे उतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों में भावना पैदा होगी कि भाई अगर धर्म के नाम पर लोग किसी पार्टी को हराना चाहते हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू तो सोया नहीं है ना, वो भी तो जाग सकता है ना, वो भी तो विचार करता है ना, करेगा। देवेंद्र जी उसको जगाने का काम अपने भाषणों में इस बार बखूबी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ, मैं कोई कम्युनल लाइंस पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। मैंने पहले आपको कह दिया, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आएगा ईंट तो जवाब मिलेगा पत्थर से। तो अब सवाल यही है जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, हिंदू सोया है या जाग गया चुनाव में, इसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये 5-7 जितने जिक्र उन्होंने किए हैं, अब एक हम लोग पहले भी ये चर्चा करते रहे कि भाई किसी के समर्थन की चिट्ठी देने से वोट मिलना इतना आसान होता तो अलग बात होती, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं। विजय जी, जाता ही है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई बात हो या कुछ नहीं। लेकिन ये जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है, ये बीजेपी के फायदे का ही बन रहा है। अच्छा, बीजेपी को जो मेहनत करनी पड़ रही थी अपने हिंदू वोट को यूनाइट करने के लिए, वो जाति को और किसी भी बहाने को जो भी काम में ले रहे थे, उसमें उसको मदद मिल रही है कि ये चीज़, एक स्लोगन पहले एक ऐड चला करता था, अब भी शायद चल रहा है किसी ड्रिंक्स का, कि डर के आगे जीत है। हाँ चलता है ना। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि डर से जीत है। अच्छा, तो ये जो यूनिटी, मुस्लिम यूनिटी का जो डर है, वो एक बड़ी मदद के तौर पे खड़ा हो रहा है हिंदू को यूनाइट करने के लिए। सर, इसका रिवर्स भी है, फ्लिप साइड। जो आपने कहा ना कि डर के आगे जीत है, तो वही तो डर अभी तक था कि मुसलमान एकजुट हो गया तो इस देश में कोई पार्टी राजनीति ही नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी ने तो डर के आगे जीत पैदा की। उन्होंने तो ये कर दिया ना कि मुसलमान एकजुट हो भी जाए तो भी हम जीत के दिखा देंगे। और इसीलिए कई बड़े नेता कहते हैं कि माइनस मुसलमान पॉलिटिक्स जो भाजपा कर रही वो ज्यादा खतरनाक है, उसको वो डराते हैं अपने लोगों को। डर भाजपा से ज्यादा आप इस वक्फ को लेकर जितने मुस्लिम तंजीम के जितने भी आजकल आपको जो तकरीरें सुन लीजिए, जो रैली हो रही है, जो जलसे हो रहे हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि भाजपा ने माइनस मुसलमान पॉलिटिक्स कर दी, और ये जो समर्थन आ रहे हैं ये प्लस मुसलमान वाले हैं। अच्छा, कमाल की बात एक ये भी है, जब तक मुसलमान जोड़ते रहो वो सेकुलर रहता है, हिंदू जोड़ते ही कम्युनल हो जाता है। तो अब ये भी तो बात करनी पड़ेगी ना। और मुझे लगता है कि इस देश में अब इस बात की बहुत गंभीर आवश्यकता है कि गंभीरता से चर्चा हो, संसद चर्चा करे, विधानसभा चर्चा करें, बुद्धिजीवी चर्चा करे, चुनाव आयोग, कि भाई कहां जाके कम्युनल होगा। ठीक है, जाति, मुसलमान, हिंदू, कौन से वाले पे आप कम्युनल कहेंगे? तो करना तो एक पड़ेगा। आगे कोई समय नहीं रहेगा, इस अगली खबर पर जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग अभी यहां बात कर रहे थे क्या कम्युनल होता है, किसको जोड़ना कम्युनल होता है। एक खबर आज आपने शायद अखबारों में पढ़ी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस पार्टी ने इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग दिए रखा है, दिया था जब वो सरकार में थी। यहां पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ दलित समुदाय के कर्मचारी धरने पर बैठे जंतर मंतर पर। इसका संज्ञान लिया गया, एक कमेटी बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई कि भाई इनकी आरोपों की जांच की जाए। वो आरोप ये लगा रहे थे कि हम चूंकि गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इसलिए हमारे साथ जामिया प्रशासन, जामिया में अंदर काम करने वाले लोग, वहाँ की फैकल्टी, ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी था कि ये हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हम पर दबाव डालते हैं। तो वो जो कमेटी बनाई गई, इसके अंदर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा थे, वो इसके अध्यक्ष थे, और दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव, यानी पूर्व कमिश्नर दिल्ली के, वो भी इसके मेंबर थे। तो एक सीनियर लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई और उसने अपनी रिपोर्ट अब तैयार कर ली है 3 महीने के अंदर। और उसके अंदर जो बातें उनकी निकल करके सामने आई हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों से वहाँ पर बात की है, फैकल्टी के लोगों से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनसे, एक्स फैकल्टी से, सबसे। और जो वो रिपोर्ट का समरी है वो मेरे हाथ में है, वो मैं आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूँ। अब इसको कैसे देखा जाए आप बताइएगा। उसमें उन्होंने माना है कि जामिया में गैर मुसलमानों के उत्पीड़न, मतांतरण और गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव के संबंध में कई लोगों से मौखिक और लिखित शिकायतें हमको मिल रही थीं।
प्रारंभिक जांच के बाद आरोपों की विस्तृत जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्णय हुआ। एक गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा, उदाहरण दिए गए। गैर मुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही पूर्वाग्रह महसूस किया और मुस्लिम कर्मचारी गैर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते थे। पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करते समय एक मुस्लिम क्लर्क ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और कहा कि तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी तो मुसलमान नहीं हो। थीसिस का शीर्षक भी ठीक से नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति पढ़ पा रहा था, लेकिन उनकी थीसिस के बारे में बोल रहा था। एक और गैर मुस्लिम फैकल्टी सदस्य ने बताया कि उनके साथ मुस्लिम सहयोगियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे बैठने की जगह, केबिन, फर्नीचर आदि के मामले में भेदभाव किया गया और टिप्पणियां की जाती थी कि कैसे किसी काफिर को ऐसे केबिन दे दिया गया। अनुसूचित जनजाति के एक पूर्व छात्र ने बताया कि कैसे एमडी पूरी करने के लिए एक शिक्षक ने कक्षा में घोषणा कर दी थी कि जब तक वो इस्लाम का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी एमडी की पूरी नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसके अंदर दिए गए हैं कि अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव हो या चूंकि आप वहां पर गैर मुस्लिम के तौर पर पढ़ रहे हैं या आप कर्मचारी हैं तो आप अलग दृष्टि से आपको देखा जा रहा था। ऐसा मामला इससे पहले किसी ऐसी संस्था के बारे में और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने तो कभी नहीं सुना। विजय जी, यदि रिपोर्ट बनी और है, बाकायदा जांच रिपोर्ट है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था कल जांच कल रिपोर्ट जारी है। ऐसी शिकायतें आमतौर पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहती है कि किस तरह से आप किन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन किसी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय जो जामिया बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है दिल्ली की, उसमें यदि इस तरह की बात है तो चिंताजनक बात है। और मैंने भी कभी ऐसा नहीं सुना कि धर्म को लेकर भेदभाव करके किसी के साथ क्या हो। भेदभाव तो तरह तरह के होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो जेंडर को लेकर भी होते हैं, क्लास को लेकर भी होते हैं, विचार को लेकर भी होते हैं, तमाम तरीके के होते हैं। लेकिन धर्म को आधार पर यदि इस तरह की कोई बात है तो उस पर चिंता करनी चाहिए और सरकार को, क्योंकि वहां पर सरकार का नियंत्रण भी है, तो सरकार उसको देखना चाहिए कि इसमें ये केवल चर्चा का विषय नहीं है। इतना ही नहीं सर, उसमें रिपोर्ट में जो गवाहियां हैं उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने इस दबाव में धर्म परिवर्तन किया भी और वो लोग और ज्यादा दबाव डालते हैं औरों के ऊपर कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए। अब कन्वर्जन एक अलग दुनिया की बात है, मतलब इसकी हम लोग जब चर्चा करते हैं तो भाई गलत तरीके से मतांतरण तो नहीं किया जा रहा, अलग अलग राज्यों में इसके कानून बने हुए हैं। एक और दिल्ली के प्रमुख कॉलेज में भी इस तरह की और चर्चाएं होती रही हैं। दिल्ली के कॉलेज के अंदर बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज रहा। अच्छा, लेकिन अभी उसकी जांच रिपोर्ट कोई नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी चर्चाएं होती रही। अच्छा, और वो मुस्लिम कॉलेज नहीं है। हाँ, मुस्लिम कॉलेज नहीं है। हाँ, फिर तो आपने क्लियर ही कर दिया। दिल्ली में तो फिर अब बहुत हैं कॉलेज। मैं तो वैसे चर्चा की बात कर रहा हूँ कि ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। और जैसे और जो लोग जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में थे सीनियर लोग हैं, हाई कोर्ट के जज है, तो उस पर सवाल नहीं कर रहे ना, उस पर क्या सवाल कर रहे हो आप? नहीं, लेकिन उनका बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है। उसमें कम से कम 2-3 उनके मामले को देख लीजिए तो समझ में आ जाए कि जैसे कितनी गंभीरता है उनके काम को लेके। 1984 सिक्स राइट्स उसको लेके जो कमेटी बनाई गई थी 2018 में, उसके प्रमुख उसके SIT थे के चीफ थे ये रॉबर्ट वाड्रा लैंडेल, उस मामले की इन्होंने जाँच की। तीसरी चीज़ की जब नुपुर शर्मा को लेके सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से टिप्पणी आई तो पब्लिकली इन्होंने मुखालफत की कि कोई जज ऐसे कैसे टिप्पणी कर सकता है। अगर उनको ये ढींगरा साहब तो उनको करना हो तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें। तो बड़े मुखर रहे हैं ऐसे मामलों को लेके और समझा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट जब उनको मिला होगा इस कमेटी के लिए तो कितनी तह में जाकर उन्होंने इसकी जाँच की होगी। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि आप मतलब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जगह पर इस किस्म की बातें होंगी। समीर जी, देखिए, ये होता अगर क्या किसी हिंदू बहुसंख्यक विश्वविद्यालय में ऐसी खबर आती है क्या कि कोई अगर अल्पसंख्यक पढ़ रहा है तो उसे दबाव डालकर उससे कहा गया है या उसे प्रताड़ित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की खबरें आई थी कि वहाँ किस तरीके से अगर कोई अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के लोग चले जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। जामिया मिलिया के साथ उसके पहले भी आई थी, एक 12-13 साल पहले एक प्रोफेसर ने इसी कारण वहाँ से इस्तीफा दिया था कि उन्हें वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरे धर्म के होने के कारण। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ इस तरीके से जो बार बार कहा जाता है कि जिहाद की जो बात है कि चाहे वो वोट जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन का जिहाद हो, वो इसी तरीके से होता है कि जहाँ आप 10 इकट्ठे हो गए हो, अगर 2 अल्पसंख्यकों को दूसरे धर्म के मिल रहे हैं तो उस विचारधारा को व्यक्ति को कैसे अपनी विचारधारा में शामिल किया जाए, कैसे उसका धर्म परिवर्तन किया जाए, यह जो स्थिति है जो पूरे देश के अंदर देखी जा रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है जामिया मिलिया क्या, ये तो शिकायत हुई, जांच कमेटी बैठी तो ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट सामने आ रही है किस तरीके से वहां लंबे समय से चल रहा था और पहले के लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये तो जंतर मंतर पर बैठे तो जांच हुई है। कई लोग ऐसे जिन्होंने
इन्होंने शिकायत नहीं की होगी, चुपचाप अपनी नौकरी बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया होगा। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर चले गए होंगे, कुछ ने सारी जिंदगी ऐसी निकाली होगी कि शिकायत नहीं की होगी। मुझे लग रहा है सिर्फ एक नहीं, अगर जांच होगी तो इससे और भी अल्पसंख्यक जो संस्थान है, अगर वहां जांच होगी तो इससे और जानकारी निकलेगी कि किस तरीके से दबाव डालकर एक धर्म परिवर्तन करने की योजनाएं चलाई जा रही है। अब देखिए, जैसे इसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिपोर्ट है, मेरे पास 60-70 पन्नों की रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है हर्षवर्धन जी, ये एक टीचिंग फैकल्टी है, उन्होंने आकर के ये बताया कि उन्होंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ज्वाइन किया तो एक डॉक्टर, एक व्यक्ति सामने आया, मैं उनका नाम अभी नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, सामने आया और उन्होंने कहा, मुस्लिम है वो, उन्होंने आकर के उनके हाथ में कुरान रख दी और कहा कि इसको पढ़ो और मेरे साथ डिस्कस करना फिर इस्लाम को। और उसके बाद वो हर 15-20 दिन पर उनको फ़ोन करते थे और उनसे इंक्वायरी करते थे कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बार बार उन पर ये दबाव बनाया गया कि तुम इसको तुम्हें पढ़ना चाहिए और मुझसे इसको डिस्कस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके अंदर दिए गए। अच्छा, हमने, आपको याद हो, हमने भी कुछ वक्त पहले जामिया के बारे में ये खबर आपको दिखाई थी कि दिवाली के दिन यहाँ विवाद हुआ था, दियों की रंगोली बनाने को लेकर, होली पर विवाद हुआ, बिल्कुल रंगों को लेकर। देखिए, ये इसमें जो सबसे गंभीर मसला है कि जामिया मिलिया कैंपस से एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है, जो सबसे खतरनाक है। इस 65 पन्ने की रिपोर्ट का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है, यहां से शुरू करिए तो बात आपको समझ में आएगी। और कई बार हम लोग कहते हैं, देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है कि ये देश अब्दुल कलाम का देश है, वीर अब्दुल हमीद का देश है, लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे ही मुस्लिम मेजॉरिटी में आता है, वो हिंदू को तुरंत कन्वर्ट करना चाहता है। असली समस्या वही है। जब हम लोग दुनिया भर की ये जो जिहाद शब्द निकाल कहते हैं, कोई किसी को क्या एतराज होगा अगर दो लोग आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह का व्यवहार करें? समस्या कहां आती है? जब आप उसका इस्तेमाल करके दूसरे के जो धार्मिक व्यवहार है, धार्मिक आस्था है, धार्मिक उसका जो चलन है, उसको आप चाहते हैं ध्वस्त करना। फिर क्या होता है? वो देश विरोध तक जा रहा है, ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो बात हम लोग बार बार कहते हैं और सोचते हैं कि इसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, जिसको अभी जब यहां लखीमपुर में वो दंगा कहां, वो रामगोपाल मिश्रा का जहां हुआ था, बहराइच में, लखीमपुर का बहराइच, तो क्या एक बात कही गई, मुस्लिम इलाका। अब ये जो मुस्लिम इलाका हम लोग कहते हैं, या कोई भी जो कहता है, ये कितना खतरनाक है सोचिए। भारतवर्ष में मुस्लिम इलाका हम कहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां हिंदू त्योहार, हिंदू पर्व, हिंदू जलसे, हिंदू संस्कृति, उसकी बात नहीं हो। अब एक विश्वविद्यालय जिसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, अभी अभी उस पर एक फैसला भी आया है, वहां SC ST OBC का आरक्षण नहीं है, और वहां अगर हिंदू को इस बात के लिए दबाव पड़ रहा है तो सोचिए कितना खतरनाक है। और फिर जब हम कहते हैं, अब ये पॉलिटिकल आपको ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन जो ये बटोगे तो कटोगे कहा जा रहा है, ये भी तो उसी से जुड़ता है ना। आप अगर उसको पॉलिटिकल नैरेटिव में सुन रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन है तो ये सही नहीं। जैसे ही मेजॉरिटी हो जा रहा है तो वहां हिंदू के लिए जरा मुश्किल हो जा रही है। ठीक है, कैंपस तक में हम तो कह रहे हैं कैंपस की बात, पहले हम कैंपस की बात करना चाह रहे हैं। कैंपस ज्यादा खतरनाक है। आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किसी को भी देश में दिया गया इसीलिए कि मतलब क्या होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का? पहली लाइन में क्यों कोई चाहता है कि मुझे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिले? क्योंकि वहां वो अपने धर्म के लिए आरक्षण लागू कर सकता है। 50% आरक्षण लागू हो जाएगा जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हो जाएगा, तो यहां हो गया होगा। जब वहां, इसका मतलब सीधे वहां पर मुस्लिम फैकल्टी, मुस्लिम छात्रों की तादाद 50% से ऊपर रहेगी। वहां क्या हो रहा है? आपको टैग मिला है कि आप अपने धर्म और शिक्षा संस्कृति को बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाइए, तो उससे एक लाइन आगे ये नहीं करने के लिए बना दिया, एक लाइन आगे भी फिर करना चाहिए ना। फिर तय कर दीजिए कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा उसमें कोई और नहीं पढ़ेगा। नहीं, दूसरी चीज की फंडिंग ना ले, फिर टैक्स पेयर का पैसा, फंडिंग में नहीं जानी चाहिए। पैसा जा रहा है वो टैक्स पेयर का पैसा जाके वहां हिंदू जाके अपमानित होगा। इंडिविजुअल आप कुछ भी कर लें, इसमें कोई समस्या नहीं जगह टैक्स पेयर के पैसे से कोई संस्थान चल रहा है, वहां SC ST के साथ अन्याय होता है, वहां अलग धर्म के साथ अगर अन्याय होता है तो वो गलत हो जाता है। फिर भाई BHU में आप कहें कि नहीं आप मुसलमान को हिंदू बना दीजिए, आप धर्म बदलिए। नहीं, ये अलग इशू है, लेकिन वो जो इशू है वो अलग है। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं क्या? संविधान ने क्या कहा? संविधान में आर्टिकल में ये माइनॉरिटीज़ के लिए ये अधिकार दिया गया कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट और वो सब चला सकते हैं, समझे? चला सकते हैं सर, तो लेकिन ये एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते। हाँ, ये एक्टिविटीज अलग, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्टिविटीज करना अलग बात है, लेकिन इस पर बहस करना कि नहीं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, अभी ये चर्चा हुई ना। और ये जो आप टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा भी वो आर्टिकल 30, बिल्कुल ठीक है, बता रहा हूं। अगर कैंपस में ये गतिविधियां होंगी तो ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? हाँ, ये तो सवाल ठीक है, संविधान सवाल पर हमने पहले चर्चा किया है। संविधान के अनुच्छेद 30 को लेकर इसीलिए बार बार विवाद खड़ा हो रहा है कि क्या यह संविधान की सही अवधारणा है?
क्या इस तरह के जो अल्पसंख्यक संस्थान है वो जिसको हम सो कॉल्ड सेकुलर ब्रैकेट कहते हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या उसमें फिट होता है? आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म को लेकर जितने तरह के आचार विचार व्यवहार हैं सब बताइए, दूसरे के ऊपर आप फोर्स कैसे कर सकते हैं, और वो भी कैंपस में? अगर तो उसमें बहस ही नहीं कर रहा, मैं तो उसमें बहस ही नहीं कर रहा। एक लाइन और आगे बोल देता हूं, संविधान तो ये भी अधिकार देता है कि यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन, नॉट ओनली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, यू कैन प्रोपोगेट, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स। हाँ, तो वो तो इस पर विवाद ही नहीं है ना, ये तो यू कैन नॉट फोर्स। लेकिन इस पर कि मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये डिबेट नहीं है। और ये केवल माइनॉरिटी का मतलब मुसलमानों से नहीं है। कश्मीर में या जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां पर उसी तरह का अधिकार आपके पास है। या जहां पर बौद्ध हैं वो भी इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। सिख इंस्टीट्यूट बहुत सारे देश भर में चल रहे हैं, वो सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, आपको पता है। तो इसलिए, और जैन सबसे कमजोर मतलब कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है। आपके साथ भी तो साल भर से रोजाना ही मिलना हो रहा है लगभग। कहीं से ये खबर नहीं सुनी कि किसी सिख इंस्टीट्यूट के अंदर मैं कह रहा हूं इस पर तो बहस ही नहीं है ना। मैं तो बीएचयू की बात कर रहा हूं, जो ना माइनॉरिटी है ना मेजॉरिटी है, बीएचयू में क्या हुआ? इस पर तो बहस ही नहीं हो सकती कि कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसमें इस तरह का बर्ताव किया जाए और फोर्स किया जाए, ये तो इशू ही नहीं है। ये और इस पर कोई तो सवाल मतलब कितना रेडिकलाइज्ड मामला है। अगर कैंपस में हो रहा है, छात्र जहां पर हैं जो सबसे खुले विचार के होते हैं, वहां तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और खतरनाक है। अच्छा, एक थोड़ा सा आगे किसी दूसरे विषय पर बढ़ते हुए, गोड्डा झारखंड में आधे घंटे से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, उड़ नहीं पा रहा है, क्लियरेंस नहीं मिल रही है उसको एटीसी से, टेक ऑफ की वजह से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल रही है। और राहुल गांधी आपको हेलीकॉप्टर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी देर से यहां बैठे हुए हैं, वो सभा उनकी हो चुकी है इसका मतलब, और यहां से उनको रवाना होना है, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी इसको देखते हैं कि कोई इशू बनाना चाहें तो वेदर क्लियरेंस, बड़े नाराज हो गए थे, उनके बैग चेक हुए थे, तो वेदर क्लियरेंस और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि वहां पर क्या कारण है, इस पर तो अभी चर्चा नहीं हुई। फोन देख रहे हैं राहुल जी?